बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इशाया दिया गया जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को दावत दी गई थी कि वो शमूलियत इख्तियार करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी नुमाइंदगी शेरी रहमान ने की और उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जो मौक़िफ़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है वही मेरा मौक़िफ़ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आती है PDM में तो मैं जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने तो यहां तक मशवरा दे दिया कि आपको जो शोकॉज नोटिस भेजा गया था जिसे फाड़ कर आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था उसे दोबारा से जोड़िए और उसे फिर से पढ़िए, फिर जवाब दीजिए। यह मशवरा उनकी जानिब से है। तो आने वाले दिनों में जो सियासी माहौल है वो अगर अपोजिशन लीडर इस वक्त मुतहर्रिक हैं तो वो किस हद तक मुतहर्रिक हैं? वो मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोबारा राबिते बहाल करने का अगर कह रहे हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गाली दी थी और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रवैया रखा था, दोनों अपने अल्फाज वापस लें, माफी मांगे, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन यही मौकिफ दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफी मांगे तो वापस आ जाए। तो आने वाले दिनों में ये जो खिचड़ी पक रही है इसका हसले हुसूल क्या होगा? राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब के इशाये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो की, नैयर हुसैन बुखारी साहब का ही कहना था, उन्होंने दावत दी, हम गए, हमने बातचीत की और सियासी माहौल पे गुफ्तगू भी हुई है। लेकिन क्या आपको यह लगता है कि मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि ये PDM का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकातें कर रहे हैं तो इसलिए वो मुलाकात कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सलाम, आज आपको वो ख़बर जो किसी के पास नहीं है, सुबह से डिस्कस हो रहा है, सुबह से बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया, अचानक मोहतरमा जो हैं वो इतने जलाल में क्यों आ गए, अचानक शाहिद खाकान अब्बासी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बैठे रहे, जिन्होंने उनके साथ बैठ के पूरा प्रोग्राम तकरीब में शिरकत की, उस वक़्त कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की, अचानक क्या हो गया? हुआ ये कि मरियम साहिबा भी इस्लामाबाद पहुँचे, शहबाज साहब इस्लामाबाद थे। कथा कलामी के लिए माजरत में आपकी जानिब अगर थोड़ी देर में वापस आ जाऊं, हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नैयर बुखारी साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए जो शेरी रहमान साहिबा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इशाये में शिरकत की, सियासी माहौल पे गुफ्तगू हुई है, क्या PDM में वापस शमूलियत हो सकती है? और अगर हो सकती है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो मौक़िफ़ है कि मैं जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि बात वापसी की और छोड़ने की बात नहीं है। PDM की बुनियाद हम पीपल्स पार्टी APC में रखी गई और PDM मजमूआ है 10 जमातों का, और विदाउट पीपल्स पार्टी और विदाउट ALP PDM एग्जिस्ट नहीं करती। अगर दीगर जमातें, हम ख्याल जमातें बैठ के बात करती हैं तो वो PDM नहीं कहला सकती। पहली बात तो मैं इसलिए वाज़ेह कर दूँ। दूसरी बात कि कल जो शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया उस इशाये को और PDM की मीटिंग को मिक्सअप ना करें। PDM एक अलग फोरम है और शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में बिलखुसूस नेशनल असेंबली और लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसकी हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की और अपने जो हम सेक्रेटरी हैं इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में। तो पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और फिर इश्यूज रिजॉल्व भी होते हैं, और यही पॉलिटिक्स में और पर्टिकुलर जमहूरियत में यही उसकी एक बेहतरी की तरफ जाने का एक अमल होता है जो थ्रू डायलॉग एंड डेलिब्रेशन ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात यह है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रवैया ये लगता है कि कुछ सीरियस ही नहीं थे, जिस एजेंडे पे PDM की जमातें मुत्तफिक थी, और बेसिक बात उसमें ऑब्जेक्ट ये था कि इस हुकूमत से हम निजात कैसे हासिल करें, इस हुकूमत को पैकअप कैसे करें। उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए थे। पीपल्स पार्टी उन पैरामीटर्स पे आज भी कारबंद है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रवैया या उनकी जमात के कुछ लोगों का रवैया इस बात की काशी करता है कि वो इस हुकूमत को पैकअप नहीं करवाना चाहते। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो चार्टर साइन किया था 20 सितंबर को, हम उसके पाबंद हैं, आज हम उससे मदरामद करने को तैयार। वाली साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। 29 तारीख को सरबराही इजलास भी हो रहा है PDM का, और PDM बनाने वाले भी आप हैं, उसको आगे लेकर जाने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया।
अब उस इजलास में मौलाना साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी और ANP को बुलाने की कोई राय नहीं है, किसी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, हम उनको नहीं बुला रहे। तो वो इजलास PDM का, वो PDM जो आप लोगों ने बनाई, अगर उसका इजलास आपके और ANP के बगैर होता है तो क्या पीपल्स पार्टी इसके बाद कोई नए इत्तेहाद की तरफ जाएगी, क्या करेगी? देखिए जी, बात सीधी है कि मैं इस इजलास को PDM का इजलास नहीं समझता। ये उनकी हम ख्याल की बातों का इजलास हो सकता है, लेकिन ये PDM का इजलास इसको कतई मैं नहीं समझता। और फिर हमारा फिर भी ये मौक़िफ़ है कि ये इत्तेहाद में जो सरबराही होती है बाय रोटेशन होती है इत्तेहाद की, और हमने MRD भी चलाई, हमने ARD भी चलाई, और उसमें बाय रोटेशन होता था। हम समझते हैं कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ उस वक्त भी बाय रोटेशन का था। ये परमानेंट नेचर का इत्तेहाद जो था, इसके ऑपरेशन नहीं थे। तो हम तो आज भी जो हमने जिस बात पे इत्तेफाक किया था और इस हुकूमत को घर भेजने का, उसके लिए हमने जो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जो हम जमहूरी जदोजहद कर सकते थे हम करेंगे। जो जमातें हमारे साथ शरीक होना चाहती हैं वो बिल्कुल शरीक हों। हमारा ये जो हम ख्याल जमातें 29 को मिल रही हैं, इनकी कारकर्दगी पूछ रहे हैं 16 मार्च के बाद क्या है। 16 मार्च के बाद 26 मार्च का जब लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ तो क्या इकदाम उठाए इन्होंने? उल्टा जो ये कहते रहे कि जनाब ये हुकूमत 5 साल पूरे करके तो करने दें। तो मुझे ये बता दें कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा होके इन्होंने इजलास बुलाए, मुझे एक कारकर्दगी इनकी बता दें। नहीं रजब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम यही पूछना जानना चाह रहे हैं कि 29 को इनकी खम ख्याल जमातों का इजलास होता है, तो क्या 29 के बाद हुकूमत के खिलाफ आप भी जद्दोजहद कर रहे हैं कि आपके भी कायद का कहना है कि इस हुकूमत का रहना मुल्क के लिए खतरा है, तो फिर क्या 29 के बाद आप भी को खम ख्याल जमातों का इजलास बुलाएंगे? तो वो तो खैर हमारी क़यादत के फैसले, और हमने समझा कि कोई कोशिश अगर शहबाज शरीफ से हमने की तो डायलॉग के में मैं हमेशा बिलीव करता, मेरी जमात बिलीव करती। नहीं बुखारी साहब, जिस तरह आपका ये मानना है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब संजीदा नहीं है, तो उनकी तकलीद कर रही है उनकी पार्टी की नायब सदर कि मैं उनके मौक़िफ़ की हिमायत करती हूं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर डायलॉग हो सकते हैं, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय हो सकती है या PDM का रिवाइवल हो सकता है, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब कोई बेहतर इकदाम उठा सकते हैं? अब मैं ये समझता हूँ अगर PDM में जमातें जिनको आप PDM नहीं समझता, अगर हम ख्याल जमातों की जमातें इकट्ठी होती हैं तो उनके सरबराह इकट्ठे होते हैं। मुस्लिम लीग नून का सरबराह कौन है? शायद खाकान अब्बासी तो नहीं है, मरियम नवाज भी नहीं है, सरबराह उसका शहबाज शरीफ है। इस पर भी गौर करना पड़ेगा। जो हम ख्याल जमातें हैं या जो PDM के ऑब्जेक्ट को आगे लेके चलने पड़ती हैं, ये मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी वहाँ कौन करेगा? तो आप क्या समझते हैं बुखारी साहब कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में ही रहेगी? क्योंकि ईशाई में अगर देखा जाए तो मरियम नवाज मौजूद नहीं थी, जिसका जवाब उन्होंने सिर्फ इस बात से दे दिया कि जहां पे शहबाज शरीफ साहब मौजूद हो, मेरा वहां पे मौजूद होना जरूरी नहीं। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो PMN है उसकी जो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन है और उसके जो प्रेसिडेंट हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से, वो शहबाज शरीफ साहब है। बिलाशुबा मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के रहनुमा, इसके सरबराह रहे और उनकी अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, और मियां नवाज शरीफ साहब ही मैं समझता हूँ के लीडरशिप उनके पास है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे एक वर्डिक्ट के जरिए, और उन्होंने तमाम मामलात शहबाज शरीफ साहब के हवाले किए इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और टेक्निकली स्पीकिंग वो शहबाज शरीफ साहब ही उसके सरबराह है एन के, और जब सरबराहों का इजलास हो तो शायद खाकान अब्बासी भी एन का सरबराह नहीं है और मरियम नवाज साहबा भी उसके सरबराह नहीं है। मरियम नवाज साहबा तभी जाती थी जब एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, और अब वो बाहर आ चुके हैं, भेजते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अपना किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल शहबाज शरीफ किरदार अदा करेंगे। मरियम साहबा बहुत करीब हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कहा जा रहा था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके लिए स्टैंड भी बहुत ज़्यादा लिया।
अब एक छोटे से मामले पर कौन सी ऐसी नफरत पैदा हो गई है कि मरियम किसी सूरत में भी अब ये बर्दाश्त नहीं करती? देखिए, ये सवाल तो उनसे करें आप, जो 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 नफरत का इजहार कर रहे हैं वो उसका जवाब देंगे। हम समझते हैं कि हम अपोजिशन जमातें जिस एजेंडे पे इकट्ठी हुई थी इस हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए, उस एजेंडे पे अमल दरामद होना चाहिए। और अगर कोई नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि उसकी सोच कोई मुख्तलिफ है, इस हुकूमत से वो निजात नहीं चाहता। बुखारी साहब, एक मफरूजे पे अगर बात कर ली जाए, आप पाकिस्तान बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली अगर जिद्दोजहद करती है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो का यह भी मानना है कि अगर 5 साल ये हुकूमत मुद्दत पूरा कर लेती है तो दिवालिया हो जाएगा मुल्क, और जमहूरी अमल को सबूताज ना करने पर भी आप यकीन रखते हैं, तो बेहतरीन हल क्या होगा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी? देखिए, बेहतरीन हल हमने तय किया था 20 सितंबर को, लॉन्ग मार्च एक हल है। क्यों मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज साहबा? लेकिन बुखारी साहब, अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अलग होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए, अगर नहीं मिलती जमातें, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल क्या होगा? हम पार्लियामान में भी अपना किरदार अदा करेंगे, हम पार्लियामान से बाहर भी अपना किरदार अदा करेंगे, हम अपोजिशन का किरदार बिल्कुल अदा करेंगे। तो क्या ये मौजूदा जो आने वाले दिनों में बजट आ रहा है, उस बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ताई सब कुछ करेगी या पीडीएम के ताई करेगी? पीडीएम के ताई तो नहीं करेंगे हम वो करेंगे जो पार्लियामान में अपोजिशन की जमातें बैठ के तय करेंगे। अच्छा, अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि पीडीएम दोबारा इकट्ठी हो जाती है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप ये सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चलिए आप बताते हैं, अगर पीडीएम इकट्ठी हो जाती है, नेज़ावारी साहब क्वेश्चन तो हमने करने हैं ना, हो जाती है, तो क्या इसके चेयरमैन यहाँ जो सदारत कर रहे हैं उनकी तब्दीली की बात होगी? मैं बिल्कुल समझता हूँ इट शुड बी बाय रोटेशन। सही, रोटेशन चाहते हैं, रोटेशन तो हक है, यानी जब जमातें अक्सरियत के साथ मौजूद हैं तो रोटेशन तो होनी चाहिए। बुखारी साहब, इस वक्त इरसा को लेकर जो मामला चल रहा है, सिंध हुकूमत भी पीट रही है कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। आज पंजाब हुकूमत का मौकिफ ये आ गया कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से, जबकि हक तो हमें नहीं दिया गया। आप क्या समझते हैं, आप सेनेट में चेयरमैन भी रहे, बाज़ीरक सियासतदान भी हैं, इस मामले का हल कैसे निकलेगा जब हर हुकूमत ही पीटती रहेगी? तो इसका बुनियादी हल जो हाउस ऑफ फेडरेशन है सेनेट में, और सेनेट में जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी है इस इशू को वहाँ पे जाना चाहिए, और फिर इस पे बिल्कुल उसकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सेनेट में जमा आनी चाहिए और जिस पे डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि जो अकॉर्ड है उस अकॉर्ड पे अमल दरामद होना चाहिए और उस पर किसी को महरूम नहीं रखना चाहिए। जिसका अकॉर्ड में जितना शेयर बनता है उसको इंश्योर करना चाहिए। और उसका बेस्ट हाल ये है कि क्योंकि अपर हाउस जो है, ये हाउस ऑफ फेडरेशन जो है, ये चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, उस पर इक्वल स्ट्रेंथ इसीलिए रखी गई थी। मैं समझता हूँ कि सेनेट एक बेहतर फोरम है जहाँ पे इस इशू को डिसाइड किया जाए। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल, सिंध हुकूमत ये कहती है कि हमारी गवर्नेंस बेहतरीन है, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वक्त शुबे का इजहार कर दिया है अमन व अमान की सूरत हाल पे, और वज़ीर दाखिला को हिदायत की है कि वो सिंध में जाके रिपोर्ट मुझे भिजवाएं कि वहां पे चल क्या रहा है। आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं है या ये रखना डाला जा रहा है विफाकी हुकूमत की जानिब से? ये तो मैं समझता हूँ ये अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन प्रोविंशियल मैटर्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और अगर कोई इश्यूज है तो फिर मैं कहूँगा कि सेनेट इस पर डिबेट कर ले। यानी अगर कोई मामलात हैं तो वो सेनेट के फॉरम पे उस पर बहस मुबाहिसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तो बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आने वाले दिनों में बजट भी पेश हो रहा है और बजट को लेकर अपोजिशन जमातें इस वक्त मुतहर्रिक हैं और अपोजिशन जमातें फ़ाल किरदार अदा करना चाहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बजट में किन मुश्किलात का सामना होगा ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से मुआशी एदाद-उश-शुमार बेहतरी की जानिब गामजन होते बताए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन इस पर तनकीद भी कर रही है कि मुआशी इशारिये दुरुस्त समत में गामजन नहीं है। हमें इस वक्त मजमूई तौर पर जिस सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है, सूरत
हाल वैसी नहीं है। अगर सूरत हाल वैसी थी तो एक साल के दौरान स्टेट बैंक को, IMF को और वर्ल्ड बैंक को इसका इदराक क्यों ना हो सका? हमारे वजीर खजाना, मुशीर खजाना और मुआवनीन खुसूसी को इदराक क्यों ना हो सका? अब वजीर खजाना शौकत तरीन आए हैं तो एक माह के दौरान कैसे इदराक हो गया? इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया साहिबा ने। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया साहिबा, मईशत पर सबसे पहले बात करेंगे। इस वक्त जो मुआशी एदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं 3.94 की अगर GDP चल रही है, लेकिन अगर हम मार्च तक देखें तो $6 अरब से जायद का कर्जों में इजाफा हुआ है, जबकि वापसी के हवाले से देखें तो 80 करोड़ की तीसरी सेमाई हमने कर्ज वापस किया है। तो ऐसी सूरत हाल में मुआशी एदाद-ओ-शुमार बेहतर कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासिर साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने उठाया है और अच्छा है कि इसको बड़ा क्लैरिटी के साथ जवाब दिया जाए। जो हालात हैं और जो फिगर्स बताते हैं, फिगर्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 सालों के अंदर सबसे कम कर्ज लिया और सबसे ज्यादा कर्ज वापस किया जो पिछली हुकूमतों ने लिया था। अगर आप फिगर्स देखें तो हमने जो कर्ज लिया है, हमने कर्ज लिया है तकरीबन कोई $21 बिलियन का, और हमने जो वापस किया है वो तकरीबन कोई $28 बिलियन है। और आपको अगर मैं बताऊं कि PMLN ने अपने आखिरी साल में, जो सिर्फ उनका आखिरी साल जो इलेक्शन ईयर है, उसमें $11 बिलियन का कर्ज लिया है और उन्होंने 5 सालों के अंदर, यानी जो उनके 5 साल थे उसके अंदर हमसे बहुत कम कर्ज अदा किया है। एक तो ये कर्ज के ऊपर बात हो गई। दूसरी जो बात है कि बेसिकली दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो तकरीबन 9% क्रॉस कर जाए। एग्रीकल्चर है उसकी बम्पर क्रॉप आ जाएगी। जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो इतना अच्छा 3% प्लस परफॉर्म करेगा। सो ये सारे 3 मेजर फिगर हैं कि आपकी बम्पर क्रॉप आई, आपके LSM ने, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने परफॉर्म किया और आपके सर्विस सेक्टर ने परफॉर्म किया। इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया आपकी ग्रोथ को 4% पहुंचाने में। आलिया साहिबा, आप मुझे ये बता दें, ये तो आपने बता दिया, चलें आपकी बात दुरुस्त होगी, आपने अपोजिशन की सवालों का जवाब दे दिया। मुझे ये बता दें, ये 2.5 साल या 2 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक आम शहरी को क्या रिलीफ दिया? राना साहब, मैं बड़ी आपकी जो है व्यूअरशिप आपकी एक तो बहुत ज़्यादा, और आपको देखते भी हैं और आपको हम सुनते भी बहुत हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं जिससे आपको ये सारा कुछ समझने में आसानी रहेगी। हमें हर दफ़ा ताना दिया गया 5% की ग्रोथ का, आप भी सुनते आए। जब भी PMLN ने कहा हम तो 5% की ग्रोथ छोड़कर गए थे, लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि आपके पास रिजर्व्स रह गए थे 2 हफ्तों के। ये नहीं उन्होंने बताया कि हम इतना ज्यादा कर्ज लेकर गए थे। ये नहीं उन्होंने बताया कि आपका जो डेट था वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। और ये नहीं उन्होंने बताया कि आपकी एक्सपोर्ट हम डाउन करके गए थे। अब क्या हुआ, जब हम आए तो हमने ना सिर्फ मईशत को सहारा दिया, अब हम मईशत को टेक ऑफ कर रहे हैं और इसके बाद इसके समराज जो है वो आम आदमी तक पहुंचेंगे और आम आदमी को आलिया साहिबा, मैं आपकी बात को मिन्नुआन अगर तस्लीम कर भी लूं, अगर ये मान लिया जाए बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन फ्लोर मिल्स एक जो रोना रो रहे हैं कि 1800 रुपए में हमें फी मन गंदुम नहीं मिल रही, हम 2100 में खरीद रहे हैं और हमें ज्यादा पैसों में बेचना पड़ेगी, उस पे कहां पे जाएंगे? और दूसरी जानिब ऑपोजिशन जो इस बात को कैच करती है कि जहां पे एक अनपढ़ शख्स को एदाद-ओ-शुमार का नहीं पता, फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता, स्टैट्स का नहीं पता, वहां पे जाएंगे तो मुर्गी के रेट ज्यादा मिलेंगे, अशियाए खुरोनोश के रेट ज्यादा मिलेंगे, तो ऑपोजिशन तो कैच करवाएगी खुद को। देखिए मेरी बात सुने, ऑपोजिशन का तो छोड़ देना, ऑपोजिशन की तो मैं यही आपको बता रही हूं कि वो कहते यही है, वो कहते हैं मरीज इमरजेंसी में चला गया, इमरजेंसी में ICU में ट्रीट हो रहा है, लेकिन इसका क्या है, इसका हार्ट भी खराब है, इसका लिवर भी खराब है, इसका जिगर भी खराब है। वो यही कहते हैं 5% ग्रोथ दे दी, लेकिन उसके साथ खसारा हमने $20 बिलियन पर छोड़ा। वो ये कहते हैं 5% ग्रोथ दे दी, लेकिन जो हमारे
जो कर्जे थे वो सबसे ज्यादा थे। वो ये कहते थे कि 2 हफ्ते का हम रिजर्व छोड़ के गए। वो ये कहते रहे कि आपको फौरन IMF में जाना है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। मुर्गी महंगी हो रही है और चीजों के ऊपर फर्क पड़ा है, लेकिन ये अब ट्रांसलेट होगा अवाम की भलाई में। जब मैं बात करती हूँ ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कि जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% पर है, उसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। हमारी ऑटो सेक्टर में जब परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है तो 7 नए मैन्युफैक्चरिंग आलिया साहबा चलें, ये कोई अवाम लोग सुनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम सुनना चाह रही है, ओवरसीज सुनना चाह रहे हैं। हमारे सुनने में ये आया कि आप लोग इस बजट में और इस बजट के बाद 2020 खेलने जा रहे हैं और बेइंतहा सहूलतें देने जा रहे हैं। तो क्या सहूलतें हैं? अवाम को खुशखबरी भी सुना दें, बेचारे अवाम तरस गए हैं खुशखबरी के लिए। देखिए, अवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह ताला ये टैक्स फ्री बजट होगा। अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा और हम हर तबके के लिए और स्पेशली मुतवस्सत तबका और गरीब तबके को मद्देनजर रखते हुए ये बजट दिया जाएगा। देखिए, हम अवाम के लिए आए थे। मैंने वही बताया कि हमारा पहला काम था मुल्क को दिवालिया होने से बचाना, वो हमने बचा लिया। दूसरा हमारा काम था इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, वो हमने कर दिया। अब हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। जब इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है तो इसका सारे सम्राट बिजली कितनी सस्ती कर रहे हैं? मेरे पास इतला है कि आप बिजली सस्ती कर रहे हैं। मेरे पास इतला है कि बिजली सस्ती हो रही है, महंगी होने की बजाय कितनी सस्ती हो रही है ये बता दें। जी देखें मेरी बात सुने। जिस तरह से हमने पेट्रोल की प्राइसेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ी हैं, पिछले 5 महीनों में हमने 1 पेनी भी नहीं बढ़ाया और रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल दे। एग्जैक्टली इसी तरह हम जो बिजली कर रहे हैं, जो एक चल रहा था, हम बिजली की कीमत में बिल्कुल इजाफा नहीं कर रहे और ज्यादा से ज्यादा हम गरीब तबके को 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया बिजली के सेक्टर में। आलिया साहिबा, एक आम फर्क है ना, एक आम मजदूर अगर ले लें, अगर आप उसे ये बताएं कि तुम पे मजीद बोझ नहीं डाला जा रहा, टैक्स तुम पे नहीं लगाए जा रहे, तो उसे इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका कि उस पे मजीद बोझ नहीं डाला जा रहा। उसे इस बात से खुशी है कि उसे रिलीफ क्या दिया जा रहा है। तो आने वाले बजट में क्या गरीब तबके को या किसी सेक्टर को बुनियादी रिलीफ दिया जा रहा है? सर देखें, हम सारे सेक्टर्स को मद्देनजर रख रहे हैं। हम वो चीजें कर रहे हैं जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी। हम वो चीजें कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाकर आम आवाम को नौकरियां दें। हम वो चीजें कर रहे हैं कि एक अगर मैं अपनी गवर्नमेंट का और पिछली गवर्नमेंट का कंपैरिजन करूं तो हम 20 अरब ऑरेंज ट्रेन में नहीं झोंकेंगे, लेकिन हाँ, हम 200 अरब का डैम जरूर लगाएंगे जिससे आवाम को नौकरियां भी मिलेंगी, जिससे सस्ती बिजली भी पैदा होगी, जिससे हमारी फसलों के लिए जो 1,60,000 एकड़ जमीन है, बंजर जमीन, वो भी सैराब हो गई। तो आम आवाम के लिए यह खुशखबरी है। जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर उनको सस्ती बिजली देने से लेकर अशियाए खुर्दोनोश सस्ता करने से लेकर हर चीज पर काम हो रहा है और हमारा मेन फोकस ये है कि अवाम को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया हमजा साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राना साहब, मैं वापस आता हूँ। अब वो नय्यर हुसैन बुखारी साहब का तो मौक़िफ़ आ गया था हमारे पास कि वो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो फ़ाल किरदार अदा किया जा सकता है वो तो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो मौजूए बहस है, क्या हमें इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि मरीम नवाज साहिबा उस इशाई में मौजूद नहीं थी या बेमानी? बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, मरीम साहिबा उस वक्त लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में मौजूद थी। और मरीम साहिबा कौन से इशाइये में, कौन से ज़ोहराने में, कौन सी मीटिंग में नहीं जाती थी? मामला ये हुआ कि ये मरीम साहिबा जो है, प्लान यही था कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगी और फिर उन्हें उस इशाइये में, ज़ोहराने में, खाने में, मीटिंग में बुलाया जाए। ये मैं आपको वो वहाँ बैठेंगी ज़रूर, लेकिन उसको चेयर करेंगे शहबाज शरीफ साहब, ताकि ये तासर ना जाए कि मरीम साहिबा जो हैं वो और शहबाज शरीफ लहदा है। अब मरीम साहिबा इस्लामाबाद पहुँच जाती हैं
उस तरफ मीटिंग शुरू हो गई, ज़हराना शुरू हो गया। मरियम साहिबा इंतज़ार कर रही हैं कि मुझे अभी कॉल आएगी, मुझे अभी कॉल आएगी, मुझे कहा जाएगा कि आप आ जाएं। हुआ क्या कि मरियम साहिबा को कॉल नहीं जाती। ऐसा ये मैं आपको बिल्कुल इनवाइट ही नहीं किया, इनवाइट ही नहीं किया जाता भाई। जाती उनको कॉल जाएगी बेचारे। अब वहाँ पे बैठे हैं शाहिदा खान अब्बासी, वो पूरी मीटिंग में बड़े हशाश पिशाश यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बैठे हैं, बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते सारा कुछ हो गया। उस मीटिंग में मैंने कल भी बताया था, ये तय हो गया कि हम मिलकर चलेंगे, इस्तीफ़ों से पीछे हट के अब अंदर अदम इत्मीनान और दीगर मामलात पे बात शुरू हो गई। और इसी मीटिंग में तय हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं इनके साथ भी मियां शहबाज शरीफ की मीटिंग होगी और तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अब इस सारी मीटिंग में पूरी गुफ्तगू के अंदर मरियम साहिबा का जिक्र कहीं नहीं होता, उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता। तो मीटिंग ख़त्म होती है तो एक साहब से मीटिंग का हवाल पूछा जाता है, तो जिस पर जो मरियम साहिबा को हवाल सारा बताते हैं, तो मरियम साहिबा को पहले बड़ा गुस्सा है कि मुझे बुलाया नहीं गया। तमाम टीवी चैनल्स पे ये डिस्कस भी होना शुरू हो गया। तो मरियम साहिबा का पहला राब्ता होता है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। उसके बाद मरियम साहिबा का राब्ता होता है जी लंदन में। उस राब्ते के बाद वो कहती हैं जी बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ये मेरे साथ नहीं हुई, ये तो आपका बयानिया ख़त्म होने जा रहा था। ये सारी गुफ्तगू जब होती है तो उसके बाद ये फ़ैसला हो जाता है कि जनाब आप ललकार के बाहर आ जाएं, वो जो खामोशी थी ना उसे तोड़ दें और ये तासर भेज दें कि आप हैं, आप ही का बयानिया चलेगा। जिस पर मरियम साहिबा सबसे पहले खुद और उसके बाद शाहिदा खान अब्बासी को हदायत की जाती है। राना तनवीर साहब ने ये प्रोग्राम में ये तो कह भी दिया है कि जनाब शाहिदा खान अब्बासी वहाँ पर तो ठीक थे, अचानक समझ नहीं आई कि उनको किससे क्या ब्रीफ कर दिया कि अचानक शाहिदा खान अब्बासी जो है वो एक ऐसा मिसाइल बन के लगे कि जिसकी इंतहा कोई हुआ ही है कि नून लीग के अंदर अब बन गई हैं दो सोचें। मैं आपको क्लियर कर दूँ, शाहिदा खान पहले से नहीं अब खुल गई हैं। शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, ये और मरियम औरंगज़ेब, अमीर मकाम, ये सारे चले गए हैं मरियम के कोटे में कि ये उस तरफ खड़े हो गए। राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर जो लोग हैं वो चले गए हैं शहबाज शरीफ के। आपको पता है बाकायदा इस मीटिंग के बाद ये डिस्कस नून लीग के अंदर हुई कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे तो हम अंदर कामयाब होंगे, उसके बगैर नहीं। तो इन लोगों ने जब जो मैंने मरियम की टीम के नाम लिए, इन्होंने खुल के मुखालफत कर दी कि पीपल्स पार्टी को किसी सूरत साथ लेकर नहीं चलना। यासर साहब इस वाक़े के बाद, इन मामलों के बाद खुल के आमने सामने हो गए। और फिर हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब कुछ बयानियाँ दे रहे थे, उनके बयानियों को रद्द किया गया और उनको ये दिखाने के लिए कि शहबाज साहब आप कुछ नहीं हैं, जो फैसला होगा हमारा होगा। मरियम साहिबा ने टॉक आपने सुन ली, आपने शाहिदा खान अब्बासी की गुफ्तगू सुन ली, वो जो इत्तेहाद होने जा रहा था। उसके बाद आपको पता है मरियम ने मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया, किसको पहुँचाया, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को, कि मियाँ साहब कहते हैं कि मौलाना साहब आप डट जाएँ और डट के कह दे पीपल्स पार्टी ANP कबूल नहीं है, ताकि शहबाज शरीफ जिस मिशन पे थे वो नाकाम हो जाए। अब हो गया मामला बड़ा क्लियर, जैसे बड़ी खुली हो गई। अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ तो बीमार हो जाएंगे, वक्ती बीमार नहीं जिसे कहते हैं सियासी बीमार, या वो हो जाएंगे, या शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं, शहबाज शरीफ ने गिला पहुँचा दिया बड़े भाई को। उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो मैंने सियासत करनी है तो फिर मैंने करनी है, और अगर मैंने सियासत नहीं करनी तो मैं मुखालफत नहीं करूँगा, किसी और जगह नहीं जाऊँगा, मैं खामोशी से घर बैठ जाता हूँ। ये मैं आपको जो अल्फाज कह रहा हूँ यही अल्फाज अदा किए गए हैं। नवाज शरीफ जवाब क्या है? नहीं, नवाज शरीफ मरियम के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी मैं मरियम को समझाऊंगा, लेकिन मरियम का हिस्सा तो है, मरियम तो खड़ी रहेगी। अब शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल, आज आपको मरियम और शाहिदा खान अब्बासी के बाद कोई सारा दिन में शहबाज शरीफ का कोई बयान नजर आया नहीं। इन हालात पे कोई बात आई कि नहीं सियासी जमातों को इकट्ठे होकर चलना चाहिए, कोई लफ्ज़ नजर आया आपको? तो आप क्या समझते हैं, कुछ दिन के लिए खामोशी होगी शहबाज शरीफ साहब के लिए की? नहीं होगी। अब वो कहते ना टूट गई तरह का करके, अब घर के अंदर से टूट गई है। अब शहबाज शरीफ और मरियम एक मुलाकात होगी इनकी, वो मुलाकात सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होगी। मेरे से खुद बात की है एक बड़े अहम तरीन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने, जो पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अहम पोजीशन पे बैठे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब फैसला हो गया है कि अगर सियासत करनी है तो हमने शहबाज शरीफ के साथ करनी है, और अगर हमने अपने आप को तबाह करना है तो फिर मरियम की कश्ती में बैठ जाते हैं।
वो डूबी हुई कश्ती है, मज़ीद डूब जाएगी। तो हम डूबना नहीं चाहते, हम शहबाज शरीफ के साथ जाएंगे और हमने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो हम खामोशी से फिर अपनी सियासत करेंगे, लेकिन इस काफिले में शामिल नहीं रहेंगे। अच्छा, मरियम साहिबा की टॉक की बात भी हो रही है, तो मरियम साहिबा से आज जब सवाल किया गया कि अगर वज़ीर आला के लिए चौधरी निसार साहब का नाम सामने आ जाए तो उनका जवाब ये था कि मुझे इन साजिशों का इल्म नहीं है, जो ये साजिशें करते हैं उन्हें पता होगा। उन्होंने इशारा किस तरफ किया? शहबाज शरीफ की तरफ। अच्छा, इस पे यानी पीटीआई की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, पीटीआई क्यों करेगी? मुझे एक बात बताएं, पीटीआई क्यों करेगी? क्योंकि बातें तो ये चल रही थी कि हो सकता है उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब पहले बात तो मैंने आपसे कहा था, दबाव पे हमने कल कहा था कि 2 दिन बाद परवेज इलाही साहब हल्फ उठा लेंगे। चौधरी निसार साहब, सॉरी, चौधरी निसार साहब, वो कल हल्फ उठाने आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, चौधरी निसार कोई ओहदा नहीं लेंगे। उन्हें चाहे पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे कोई भी हो, वो कहे कि आप वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, आप जनाब सीनियर मिनिस्टर बन जाएं, आप कोई और वजारत ले लें, आप अपोजिशन लीडर बन जाएं, वो किसी तरफ नहीं आएंगे। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाएं, कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी सियासत करेंगे। वो 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वो जिस तरीके से आएंगे, आप और हम सब देखते रह जाएंगे कि वो वाकई चौधरी निसार बन के हैं। अच्छा, लेकिन ज़हन में रखिएगा, आज की जो बड़ी खबर है ना, आज की 2 ही बड़ी खबरें हैं सर। एक मरियम और शहबाज शरीफ का, जिसकी तरदीद कर करके थक गई नून लीग के, नून शीन नहीं है, आज नून और शीन हो गई है। सही। और दूसरी इसी में ही खबर यह है कि पीपल्स पार्टी अब चाहे सारा शहर भी चला जाए, पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी जो इत्तेहाद जिसमें मरियम या शाहिद खान अब्बासी होगा। और पीपल्स पार्टी 29 मई के बाद पीपल्स पार्टी भी एक बड़ा इजलास बुलाने जा रही है, हम ख्याल जमातों का। नहीं, जिस तरह नैयर बुखारी साहब ये मौक़िफ़ रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कोई मुस्बत इक़दाम उठाया जा सकता है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्हीं ने ही पार्टी को आगे चलाना था, सियासत थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन अब माजी हो चुकी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एक रमक तो दिखाई दे रही होगी ना उम्मीद की? भाई देखें, अब तो रमक नहीं है, राब्ते हैं, बड़े राब्ते हैं, जिनके ज़रिए राब्ते हैं, मुझे उनका भी इल्म है। जो अहम तरीन शख्सियत है, जो काफ़ी लोगों को अपना हेलीकॉप्टर या जहाज़ भी देती है, मुझे उसका भी इल्म है, आपको भी इल्म है कि इनके ज़रिए राब्ते हैं। राब्ते सारे हैं, राब्तों में सारे मामला तय है। मैंने क्या कहा था, बजट वफाकी भी मंजूर होगा, अपोजिशन आपस में इसी तरह गेम करती रहेगी, या आपस में लड़ते रहेंगे। मौलाना साहब ज़ीरो करना है, मौलाना साहब को इन्होंने नवाज शरीफ को ज़ीरो करना है, इन्होंने मरियम को ज़ीरो करना है, ये होगा। एक चाल मरियम ज़रूर जीत गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आपको लगता है कि अपने तय कोई इकदाम कर सकती? पीपल्स पार्टी 29 के बाद आपको एक बड़ा इज्तिमा करती नजर आएगी, पीपल्स पार्टी इख्तिजाज करती नजर आएगी, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते करती नजर आएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत और शहबाज शरीफ में बहुत जल्द एक बड़ा राब्ता भी होगा। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इसके अलावा पॉजिटिव वाइब्स किधर से आएंगी इनके लिए? ये जो बाकी इत्तेहादी हैं ना, उनमें से भी कुछ टूट के इनकी तरफ आएंगे। राना साहब, बजट के बाद की बात कर रहे हैं आप? ये बजट के बाद नहीं, बजट के दौरान ही हो जाएगा सारा कुछ। नहीं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो बजट आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ बजट के दौरान ही सब कुछ हो जाएगा। तो क्या इस दौरान मामलात अफाम तफहीम से हल नहीं हो रहे? क्योंकि अभी तो पिछले दिनों खबर ये है कि 2 से 3 इत्तेहादी जो है वो वजारतों में शामिल किए जा रहे हैं। आप 10 वजारतें दे लें, 20 वजारतें दे लें, मैं कह रहा हूँ 25 वजारतें दे लें, आप इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको नजर आ जाएगा। तो मामला सेटल क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? देखें, ये एक सियासी, मैं आपको बताऊँ, शतरंज है, सियासत की शतरंज है, इसमें इसी तरह चलता रहेंगे। एक तो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान अपने टाइम पूरा करेगा, पीटीआई की हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, अपोजिशन के आपस के इख्तिलाफात की बुनियाद पर। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ, जो इनके अपने साथी टूट के साइड पे जाएंगे, उसके बावजूद भी कोई कोशिश नहीं करेगा हुकूमत चली जाए। राना साहब, ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये अगर 5 साल पूरे करेगी तो अपोजिशन की बुनियाद पे करेगी, लेकिन सिर्फ 2 लाइनों में इहाता कर दीजिए कि अगर 5 साल के दौरान इनकी जो कारकर्दगी चल रही है ये ऐसी रही तो इसका फीडबैक अवाम से क्या मिलेगा? पीटीआई। चले, मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ। आलिया हमजा साहिबा ने तो कुछ चीज़ें छुपा ली, मैं आपको दे देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये फ़ैसला कर चुके हैं, फ़ैसले में ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि बजट के फौरी बाद ये जो 4 से 5-6 माह होंगे दिसंबर तक, इसमें गैर मुतवक्को तौर पर इतना रिलीफ दिया जाएगा, इतना रिलीफ दिया जाएगा कि जो जिसकी तवक्को की नहीं जा सकती। हमारा ख़जाना इसका मुतहम्मिल है। वो किस तरह करेंगे, वो कहाँ से ला रहे हैं,
क्या कर रहे हैं। देखें चीज़ें तो फाइनल हो चुकी हैं। जिस तरह IMF ने बिजली की कीमतें बढ़ाने का कहा, ये नहीं बढ़ा रहे बल्कि कम करेंगे। मैं आपको बता दूँ बहुत सी चीज़ों पर रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई में कमी की जाएगी, सरकारी मुलाजमीन को खुश किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को कर्जे दिए जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं, एक बजट में होंगी और कुछ बजट के बाद होगी। इन्होंने फैसला ये किया है कि इतना आवाम को एकदम रिलीफ दे दो कि अपोजिशन की कोई तहरीक कामयाब ना हो सके, और वो लोग जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनकी ज़बान भी बंद हो जाए, और आम आदमी जो है वो रिलीफ को इतना अच्छा महसूस करे कि वो आके हुकूमत के हक में। हुकूमत के खिलाफ बातें कौन करता है? ऑपोजिशन करती है, उनके अपने लोग भी करते हैं। वो अपने लोगों के लिए हुकूमत क्या फैसला करने जा रही है, इस पर नाज़रीन एक नज़र डालेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब की जानिब से अपने हम ख्याल ग्रुप के लिए एक और इशाया दिया गया, जिसमें हस्ब तवक्को वही लोग मौजूद थे जो पहले इशाये में मौजूद होते थे। नंबर गेम में इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें डिस्कस क्या हुआ है, क्या हुकूमती इक़दामात से वो मुतमईन है, क्या उन्हें जो यकीन दहानियाँ करवाई गई वो मस्बत समत में गामजन है या उनकी मंतिक के मुताबिक चल रही हैं, या फिर आने वाले दिनों में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जो रिपोर्ट है वो उनके हक में नहीं आने वाली, हुकूमत पहले से ही फैसला कर चुकी है। असल अंदर की कहानी है क्या, आज के इशाये में बातचीत क्या हुई और इस इशाये को लेकर आने वाले दिनों में क्या कोई भौंचाल आएगा या फिर खामोशी मुसलसल इख्तियार कर ली जाएगी। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, जहांगीर खान तरीन साहब की जानिब से आज का जो इशाया था वो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो एक दो इशाये दिए गए हैं, क्या उससे मुख्तलिफ था या फिर उस जैसा ही था? बिल्कुल मुख्तलिफ था, काफ़ी मुख्तलिफ था। आज इशाया दिया था अजमल चीमा साहब ने, सही, जहांगीर तरीन साहब के एहसास में। पहले ये इशाया रखा गया अजमल चीमा साहब की रहायशगाह पर, फिर अचानक इसे बेदियाँ रोड पर रोही नाले के पास से एक फार्म हाउस पे शिफ्ट कर दिया गया, और कोशिश की गई कि, मज़े वाली बात है, कोशिश की गई कि जो जिन लोगों ने आना है उनको भी 4 घंटे पहले इतला दीजिए। ये मैं आपको मुसद्दक़ बता रहा हूँ। पता नहीं किस चीज़ का डर था, हाँ पता नहीं किस चीज़ का डर था। लो जी, वहाँ पे हो गया। आज का इजलास इसलिए इन बाकी इजलासों से अलहदा था कि आज का इजलास इंतहाई मायूस कुन था। ये आपको मैं मुसद्दक़ इतला दे रहा हूँ जनाब। 30-32 लोग जहाँ पे आते हो वहाँ पे 15, 16 या 17 लोग मौजूद हों, तो फिर आप क्या समझते हैं? लेकिन 4 घंटे के नोटिस पे कुछ 4 घंटे नहीं, इतला पहले से थी। सही, जगह का तयन, वक्त का तयन, मकाम का तयन जो है वो बाद में किया जाना। अब मुझे एक बात बताए, इजलास चाह रहा है पंजाब असम्बली का भी, वो तो लाहौर में है ना, जिसने आना है उसको तो आना चाहिए था जनाब। आज इंतहाई मायूस कुन, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये जितनी मर्जी तरदीद करें, मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो सामने ले आए, तस्वीर सामने ले आए कि आज के इजलास में कितने लोग हैं। 15 से 17 लोग हैं आज के इजलास में, बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्या हुकूमत ने अच्छा खेल खेलते हुए उन्हें तोड़ लिया? क्या हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई? क्या लोग इनसे मायूस हो गए? बिल्कुल ऐसा ही हुआ यासर साहब, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि लोग मायूस हो गए, और हुकूमती कोशिशें, हुकूमती टीम ने, बुज़दार की टीम ने और इमरान खान साहब की टीम ने ऐसा काम किया कि इनके बहुत से लोगों को तोड़ लिया। जब आप लोगों को एडवाइज़र लगाना शुरू कर देंगे, उन्हें तरक्याती फंड देना शुरू कर देंगे, तब आपकी सियासी गेम जो है वो बेहतर तो होगी। बिल्कुल हो गया। उसके बाद आप मुझे बताएं, ये वही सेम सीन है वो रफ़ीक बाजवा साहब के साथ जो हुआ था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किया था, ये सेम हुई। आज इनकी जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने कहा जनाब ये क्या बजट आ रहा है, हमने पता किया हमारी तरक्याती तो स्कीमें उस बजट में है ही नहीं। अच्छा नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है जनाब। एक ने कहा जी मेरी 1 है, 3 नहीं है। एक ने कहा जी मेरी इतनी है, इतनी नहीं है। अच्छा, बाकियों की डाल दी। अच्छा, फिर ये भी बात हुई फलां फलां जो है उनकी डाल दी है, फलां फलां जो है उनकी डाल दी है इन्हीं के ग्रुप से। यानी ये तो इख्तिलाफ, ये आप ज़रा फुटेज देख रहे हैं ना, चैनल पे जा रही है, इस पर 32 लोग हैं, ज़रा गिनती तो करें। मुझे कहते तो मैं नाम बता देता हूँ, सारे आपके सामने हैं। ये इजलास आज वो इजलास नहीं रहा जिसकी वजह से जो गुब्बारे में एक हवा थी ना, आज हवा निकल गई। मैं आपको अब बड़ी खबर दे दूँ, अंदर की जो बात है वो ये हुई कि इन्होंने कहा जी हमारे साथ हमें लग रहा है कि बुरा होने वाला है, कि कुछ वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि खान साहब अगर आप अपोजिशन से नहीं डरे, अगर आप बड़े बड़े माफिया से नहीं डरे, तो ऐसी ब्लैकमेलिंग से अगर आप डर गए तो फिर आप आने वाले दिनों में हमें बहुत से लोग तंग करेंगे। तो जिसके बाद ये फैसला हो गया कि इनके जितने लोग तोड़े जा सकते हैं तोड़ लो,
और जो नहीं सीधा होता तो फिर उससे डरने की, उससे तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन लोगों में से आज काफ़ी लोग कम हो गए हैं, आने वाले दिनों में और कम हो जाएंगे। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूं, क्या आपको लगता है कि एक और ख़बर दे दूं, इनमें से जो 2 लोग मिले थे किसी से, जिसकी हमने पहले कहा था कि गुलबर्ग में इनकी एक प्लाजे के अंदर मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की शख्सियत से, जनाब वो भी वहाँ डिस्कस हुई अंदर। तो उस पर एक ने कहा कि आप किस हैसियत से मिले हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो पता है कि आगे हम में से एक को भी सीट नहीं मिलनी, एक को भी टिकट नहीं मिलनी, तो हम अपना बंदोबस्त ना करें। आज अंदर गिले शिकवे हुए हैं और यहाँ तक कहा गया जनाब कुरान पाक पे हलफ हुआ था, सब कुछ हुआ था, कुछ को मिल गया, हमें नहीं मिला तो हम किधर जाएं। आज मायूस कुन मीटिंग थी यासर। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।